डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन। बेसिकली जब हम लेक्चर नंबर 68 अर्थात इसके लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाए थे इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो उसमें हमने बहुत डिटेल में आपको समझाया था कि एक इंडस्ट्री को व्यवहारिक तौर पर, व्यावसायिक तौर दोनों लेवल पर अर्थात पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही स्तर पर एक बहुत अच्छा रिलेशन बना करके रखनी पड़ती है। ये जरूरी भी है और उनकी मजबूरी भी है। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ करके ट्रेड यूनियन का हम डिटेल कॉन्सेप्ट बताए थे। और जब इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हैं तो इसमें एक जो है लीगल फैक्टर आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लीगल फैक्टर को ही हम लोग लेजिस्लेशन कहते हैं। लेजिस्लेशन में बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कानून हैं। इसके लिए बहुत सारे आजकल तो साइबर लॉ भी आ चुके हैं। और इनके अलावा जो है चाहे वो सोशल जस्टिस हो, सोशल इक्वालिटी हो, वेलफेयर हो, नेशनल इकोनॉमी हो, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है लेजिस्लेशन में सोचते हैं, विचारते हैं। और इसमें दो जो है, एक कॉमन जो लॉ है उसकी बात करेंगे और दूसरा जो 71 लेक्चर नंबर होगा ना आपका इसके बाद वाला, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें बात करने वाले हैं वेजेज की, सैलरी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी आदमी काम करता है ना पैसे के लिए काम करता है। और फैक्ट्री भी कोई चलाता है, कोई कंपनी चला रहा है, कोई इंडस्ट्री चला रहा है, तो वो भी किसके लिए चला रहा है? पैसे के लिए। पैसा सब कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत कुछ जरूर है। ठीक है, पैसा नहीं रहता है तो आप भी समझ सकते हैं, कभी आपके पॉकेट में पैसा न हो तो आपको हकीकत समझ में आती है कि लाइफ क्या है। सही में लाइफ की परिभाषा उस समय ही दी जाती है जब आपका जेब खाली हो। खैर आइए हम बात करने वाले इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन के लिए। इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन का बेसिकली जो है ये क्या है? लॉज है, नियम कानून है और एक्ट है। देखिए क्या होता है, एक्ट जो भी संविधान में लिखा हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशंस में जो लिखे हुए हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्ट। और उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉ। संविधान में कोई लॉ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। संविधान में कोई नियम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? कानून है संविधान में। उस कानून को किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है उसको हम लोग नियम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट या हमारा संविधान कुछ जो है नियम बना करके रखा है, कुछ कानून बना करके रखा है। किसके लिए? टू प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। ठीक ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो है सोशल जस्टिस टू दी वर्कर। ध्यान रखिएगा, टू दी वर्कर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन। किसी के साथ अन्याय नहीं हो, इसका एक गाइडलाइन है। किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, कंपनी के मालिक के लिए। किसके रिगार्डिंग? कि चाहे वह वेज हो, वेज इंसेंटिव हो, फैसिलिटी हो, वर्किंग कंडीशन हो, इस सारी चीज़ों के ऊपर जो है एक रूल है। दैट मीन्स कि प्रोविजन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड बेनिफिट्स। जैसे कंपनी खूब बेनिफिट कमा रही है और अपने एम्प्लॉय को नहीं दे रही है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर के बीच में एक अच्छा रिलेशन हो, ठीक है ना, दोनों की जो है कंडीशन हेल्दी हो, हैप्पी हो, सेफ हो। सी, एक सी फैक्टर बोलते हैं ना, सी मतलब, एस मतलब सेफ्टी और एच मतलब हेल्थ, ठीक है ना, और ई मतलब इकोनॉमी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना सेफ्टी, हेल्थ, ठीक है ना, और इसके साथ जो है आपका वेज एक्ट। अब लेक्चर नंबर 71 में, इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है ना, हम लोग बात करेंगे किसकी? वेजेज की। लेकिन इसके बाद हम लोग बहुत सारे एक्ट की बात करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग देख लें नेसेसिटी या नेसेसिटी ऑफ जो है लेबर लॉ, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है लेजिस्लेशन, रूल कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहला चीज है कि
इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हम आपको बता रहे थे वो इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि दोनों के लिए एक नियम कानून होगा, दोनों को पता होगा कि हम किस लिमिट तक क्या कर सकते हैं, किस लिमिट तक हमें काम करना है, ठीक ना। इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट है टू मिनिमाइज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, झगड़ा झंझट को जितना कम किया जा सकता है उसके लिए, ठीक ना। कोई वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स या वर्कर्स, किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। मतलब ऐसा तो नहीं कि वहाँ अंडर 14 के बच्चे काम कर रहे हैं या वर्किंग आवर 8 की जगह 12 घंटा काम लिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फेयर वेजेज, कि सैलरी जो है बरोबर मिल रही है कि नहीं, सैलरी मिलना चाहिए, 1 तारीख को मिल रहा है 22 तारीख को, तो फिर जो है डिस्प्यूट कम हो, स्ट्राइक ना हो, ये भी एक चीज़ जो है इसमें जान लीजिए। और जॉब सिक्योरिटी, ये भी आजकल सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, तो सामने वाला फील करे कि हाँ हमारा जॉब सिक्योर है। देखिए गलती सबसे होती है, जो काम करेगा गलती उसी से होगी, लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि जब सामने वाला काम करता है और गलती हो गई तो उसको समझाया बुझाया जा सकता है, उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई कोर्स कराया जा सकता है, बजाय कि उसको जो है जॉब से ही हम निकाल दें, नहीं, ठीक ना। फिर प्रमोशन, ट्रेनिंग उसको प्रॉपर मिल रही है कि नहीं, वर्किंग आवर सही है कि नहीं, और कंपनसेशन मिल रहा है कि नहीं, ठीक ना। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए वर्कर के साथ, कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो फिर उसके फैमिली का क्या, उसमें फैमिली की तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसका काम कैसे चलेगा, तो इसलिए जो है कंपनसेशन कंपनी दे रही है कि नहीं। तो ये सब कुछ रूल्स रेगुलेशन है, ठीक ना। अब इसमें थोड़ा सा बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो है उसकी बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन क्या कहता है, सबसे पहला तो ये प्रिंसिपल है कि सोशल जस्टिस हो, सबसे जो है सोशल सामाजिक न्याय, सोसाइटी में सबको रहने का अधिकार है, सबको राइट टू एजुकेशन है, राइट टू जॉब हो, राइट एजुकेशन हो, ये भी बहुत, राइट टू एजुकेशन से इंपॉर्टेंट है राइट एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अच्छा है, लेकिन कैसी शिक्षा मिल रही है, तो इट इज फर्स्ट स्टेप कि सोशल जस्टिस में जो है कि हमारा सिक्योरिटी है। अब सिक्योरिटी इन सेंस ऑफ जॉब हो सकता है, हेल्थ प्रोडक्शन हो, ऐसा ना हो कि हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे कि हेल्थ ही हमारा खराब हो जाए, ठीक ना। फिर जो है सूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, जो है प्रॉफिट्स हम शेयर करें अच्छे से, या देखिए कंपनी घाटे में है और कंपनी सैलरी नहीं दे पा रही है तो एक बात है, लेकिन कंपनी खूब प्रॉफिट में है और सैलरी नहीं दे रही है तो ये गलत बात है। तो प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूशन करे, शेयर करे, बोनस दे कंपनी, ये सब जो है, वर्किंग कंडीशन सही हो, वर्किंग कंडीशन सही हो, और भी इसमें बहुत सारा चीज़ आपको बताएंगे जो है। वहाँ पर ऐसा ना हो कि बॉलिंग के केस हो, ठीक है ना, मतलब जो है किसी वर्कर को अपमानित किया जा रहा हो, तो ये सब जो है ध्यान देना है। दूसरा है सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, सोसाइटी को क्या बेनिफिट है कंपनी से, है ना, इसी के लिए एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हर कंपनी का ये नियम है कि जो है अपने प्रॉफिट का 2% जो है लोकल जो है सोसाइटी को इनरिच करने के लिए काम करे, ठीक है ना, कहीं स्कूल खोले, अच्छा रोड बनवाए, ठीक है ना, बगीचा डेवलप करे, गार्डन डेवलप करे, ठीक है ना, बच्चों का स्कूल खोले, कॉलेज खोले और मुफ्त एजुकेशन दे, ये सब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सोशल इक्वालिटी या वेलफेयर। ये कंपनी की नैतिक जिम्मेदारी भी है और गवर्नमेंट के रूल्स भी है।
तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल इकोनॉमी, जो हम आपको बताए थे। अल्टीमेटली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो लोगों को क्या मिलती है, जॉब मिलती है, और देश को क्या मिलता है, टैक्स मिलता है। उस टैक्स से जो है गवर्नमेंट बहुत सारी काम करती है। ठीक है, नेता लूटते खसोटते हैं, वो अपने जगह पर है, लेकिन डेवलपमेंट भी तो उसी पैसा से होता है। कहीं सड़कें बन रही हैं, है ना, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरता है ना, कॉलेज बनता है, हॉस्पिटल्स बनते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अल्टीमेटली नेशनल इकोनॉमी जो है उसी से निकल करके आता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री देयर इज ग्रोथ ऑफ, जैसे इंडस्ट्री की ग्रोथ करेंगे ना, ग्रोथ इंडस्ट्री की यदि हम देखेंगे तो इसी में नेशनल ग्रोथ भी इसी में है। जो राष्ट्र तभी बढ़ेगा जब देश का हर नागरिक की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो, है ना। फिर जो है हम लास्ट चौथे पे विचार करें, 4 पे विचार करते हैं, तो दुनिया जो है ह्यूमन राइट्स की बात करती है। तो इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि वसुदेव कुटुंबकम, हर जो है प्राणी को सुख सुविधापूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अमेरिका में भी हर जगह का अपना एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना, ठीक है ना। और उसके लिए ऐसा ना हो कि इंडिया में वर्कर्स बहुत परेशान हो, अमेरिका में सुविधा। इसीलिए तो एक समय था कि अमेरिका, चाहे आज भी एक समय है कि ज़्यादातर इंजीनियर्स डॉक्टर्स चले जाते हैं अमेरिका ब्रिटेन, क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है, सुविधाएं ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ भी क्यों नहीं मिलता है, यहाँ भी मिलना चाहिए। इसके लिए जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे, जिसका नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये काम करती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना, इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर्स, है ना, यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स शुड बी मेंटेन एट इंटरनेशनल। बहुत सारी जो MNCs कंपनी होती है, इसी को बोलते हैं ना मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज का 2 मीनिंग है। 2 मीनिंग क्या है, एक मीनिंग तो ये है कि जो है कई सारे देशों में जो है कंपनी कार्यरत है, और दूसरा जो आपको फैसिलिटी दे रही है, इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी आपको दे रही है, इंटरनेशनल फैसिलिटी, दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी। अब इसके अलावे बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे रूल हैं, जो एक एक करके थोड़ा सा इन शॉर्ट हम आपको बताएंगे। पहला यदि हम रूल की बात करते हैं, पहला एक्ट की बात करते हैं, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। अब कोई भी जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये 1910 से, अंग्रेजों के ज़माने से ही चला आ रहा है। देखिए, किसी भी जो है उसमें एक्ट की जब बात करते हैं, संविधान कभी आपको देखने का मौका मिले तो उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो उस टर्म्स को डिफाइन किया जाता है ना, सिर्फ उसी क्षेत्र में उसका यूज होता है। जैसे कंज्यूमर, तो कंज्यूमर का मतलब जो है इलेक्ट्रिसिटी में अलग होगा, मार्केट में अलग होगा, है कंज्यूमर ही, है ना। या पब्लिक लैंप, जैसे लैंप की बात करते हैं तो लैंप तो इलेक्ट्रिसिटी में ही आएगा। तो लैंप को डिफाइन जब करेंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक लैंप विच लाइट, लाइक स्ट्रीट लाइट है ना, या लेजर लाइट है, या मार्केट में जो लाइट लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड लैंप। तो लैंप का डेफिनेशन क्या है ना, लाइसेंस का मतलब क्या है, एनर्जी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का, ट्रांसमिशन, ये सब जो है टर्म्स आते हैं और उनको डिफाइन करना जरूरी है। फिर लाइसेंस जब मिल गया तो फिर जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो है टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं। बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, ठीक है ना, वो पावर प्लांट्स कैसे काम करेंगे, किस तरह से रेट तय होगा, ठीक है ना, क्या क्या चार्जेज होंगे, कितना वोल्टेज होगा, ये सब उसमें रूल में है। क्योंकि आप यदि इससे डायरेक्ट कनेक्टेड हों तो आप, आजकल सुविधाएं हैं, आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाऊँगा। कुछ ऐसे एक्ट हैं जो बहुत डिटेल में जो है मैं आपको बताऊँगा, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, कंपनी एक्ट, वो मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ तक कि दूसरी यदि बात करें तो बॉयलर एक्ट भी है अपने यहाँ,
बॉयलर एक्ट भी बहुत डिटेल में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। बॉयलर एक्ट 1923 आज भी चले आ रहा है। एक्चुअली बॉयलर होता क्या है, हर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए आपको मालूम है कि कोल से पहले क्या करते थे, कोल से पानी गर्म करते थे और स्टीम टरबाइन रन करते थे। स्टीम टरबाइन कहाँ बनता था, स्टीम बनता कहाँ था, बॉयलर में। और इसके अंदर जो टेम्परेचर जो होती है अप टू 600 डिग्री सेल्सियस होती है, और प्रेशर भी होता है लगभग जो है 500 प्लस में। ठीक है। अब होता क्या है कि जब बॉयलर मतलब क्या, आपका प्रेशर कुकर, बॉयलर मतलब आपका प्रेशर कुकर, ठीक है। और यहाँ पर आप हीट करते थे और यहाँ से इसमें पानी भरा होता था, ठीक है ना, पानी है, और यहाँ से ये स्टीम निकलता था। किसी कारण से स्टीम का सप्लाई यदि आप रोक दिए तो इसके अंदर प्रेशर डेवलप हो जाता था और बॉयलर फट जाता था। आज भी होता है, पहले नहीं, आज भी होता था। ये बॉयलर जो फटता है, मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ, ठीक है। इसके अंदर स्टीम पाइप लगे होते हैं, स्टीम को ले जाया जाता है कहाँ पे, टरबाइन में, स्टीम पाइप। ये स्टीम पाइप के अंदर इतना प्रेशर और हीट होता है स्टीम का कि कहीं से गलती से यदि लीक हो जाए, और आप हाथ इसके ऊपर दे दीजिए, आप हाथ देंगे ना दोस्त, तो ये हाथ से स्टीम जो है ये छेद करके निकल जाएगी, आर पार हो जाएगा स्टीम, और आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर के बाद दर्द होगा, आप देखेंगे अरे ये तो होल हो गया। इतना प्रेशर होता है, इतना टेम्परेचर होता है स्टीम का। ऐसे भी बोलते हैं ना, आप बचपन में पढ़े होंगे फिजिक्स में, कि स्टीम से हाथ ज़्यादा जलता है बजाय आग के, आग से ज़्यादा, क्योंकि स्टीम के पास क्या होता है, लेटेंट हीट होता है, तो सीधा छेद करके निकल जाता है। तो जब बॉयलर फटता है तो वहाँ पे काम करने वाले सैकड़ों वर्कर मारे चले जाते थे पहले। आजकल तो थोड़ा फैसिलिटी और जो है चीज़ें बदल गई हैं, नहीं तो पहले ये बड़ा खतरनाक हुआ करता था, ठीक ना। तो बेसिकली ये क्या होता है, प्रेशर वेसल होता है बहुत हाई लेवल का, ठीक है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बना करके रखी है कि इसका जो है सीट मेटल कैसा होगा, इसमें कितना प्रेशर रखना है, इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है ठीक है कि नहीं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ठीक हैं कि नहीं। तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, ऑडिट करती है। ध्यान से समझिए, गवर्नमेंट क्या करती है, ऑडिट करती है। यदि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं बहुत डिटेल में इसको नहीं बताने वाला हूँ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कंपनी यदि बॉयलर अपने इंडस्ट्री में लगाई है तो उसका सबसे पहला काम क्या है कि वो रजिस्ट्रेशन कराए। क्या कराए, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन कराए वो जो है बॉयलर को यूज नहीं कर सकती है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, और एनुअल जो है रिन्यूअल कराए उस रजिस्ट्रेशन का। एनुअल जो है रिन्यूअल जरूरी है, एनुअल रिन्यूअल जरूरी है, ठीक ना। फिर उसमें रिन्यूअल के साथ जो है ऑडिट जरूरी है, और ऑडिट में जो भी आपका कमेंट आता है उसमें रिवीजन और मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि आप मॉडिफिकेशन कीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखती है कि बॉयलर को कैसे यूज करना है, किस तरह का उसमें पानी यूज करना है, किस तरह का जो है कोल यूज करना है। हर चीज़ के लिए जो है गवर्नमेंट के एक अपने नॉर्म्स हैं, किस तरह का पार्ट्स यूज करना है, क्योंकि जो है उसमें दो तरह के जो है पार्ट्स होते हैं, एक होता है माउंटिंग और दूसरा होता है एक्सेसरीज। ध्यान दीजिएगा, माउंटिंग वो पार्ट होता है जिसके बिना बॉयलर काम करेगा ही नहीं, ठीक है। और एक्सेसरीज बॉयलर की इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। अब जैसे बॉयलर माउंटिंग में सेफ्टी वॉल्व है कि नहीं, पहले जरूरी है कि सेफ्टी वॉल्व, कि कभी ज़्यादा प्रेशर हो गया, जैसे आपके प्रेशर कुकर में वॉल्व होता है कि नहीं, कभी गलती से प्रेशर कुकर को आप फटते हुए देखे हो तो पहले एस्बेस्टस का घर हुआ करता था, वो ले करके उड़ जाता था, इतना हाई प्रेशर होता है घर का प्रेशर कुकर में, ठीक है। स्टीम प्रेशर गेज है कि नहीं, ये सब एक्सेसरीज है लेकिन बहुत ज़रूरी है ताकि आप देख पाएँ कि हाँ प्रेशर ओवर तो नहीं हो गया। आप कभी गाड़ियों के टायर फटने की सुने होंगे, टायर जब फटता है ना तो कई बार चिथड़े उड़ जाते हैं लोगों के,
है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि गर्मी में थोड़ा सा हवा कम रखना चाहिए गाड़ी के टायर में। क्यों? इसलिए कि गर्मी के चलते और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो फटने का डर रहता है ना। तो उससे जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, मैं आपको सही बताऊं तो। इसीलिए हर जगह बॉयलर इंस्पेक्टर होते हैं, बॉयलर इंस्पेक्टर। ये आए दिन जो है ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि बॉयलर अच्छी कंडीशन में है। थोड़ी भी यदि कंडीशन खराब है तो बॉयलर की जो है प्रॉपर माउंटिंग कराना, क्लीनिंग कराना, उसकी मेंटेनेंस कराना उनकी जिम्मेदारी है। और ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि बॉयलर मेंटेनेंस जो है आपको डेली बेसिस पे करनी है। मेंटेनेंस जो है डेली करनी है, क्योंकि मेंटेनेंस के चलते ही आप सुने होंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें कि शायद 3 दिसंबर 1983 या 84 को हुआ था। ठीक है, इसमें भोपाल में कम से कम नहीं भी तो 20,000 लोग मारे चले गए थे और 20,000 तो लोग मारे चले गए थे और कम से कम 1 लाख से ऊपर लोग अपाहिज हो गए थे, लकवाग्रस्त हो गए थे मेंटली। उसका इफेक्ट आज लगभग 40 साल के बाद भी उसका इफेक्ट है, जीन में इफेक्ट है। क्योंकि कोई आदमी था, ठीक है ना, वो तो मरा तो नहीं लेकिन उसके अंदर बीमारी आ गई। अब ये फिर शादी किया, इसके बच्चे हुए तो बच्चों में वो बीमारी आ गई, जेनेटिक हो गया। ठीक है, तो ये चीजें जो है देखी गई। और इसका मेन रीजन यदि आप ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, यूनियन कार्बाइड करके कंपनी का नाम था। और सिर्फ ये घटना क्यों हुई? घटना सिर्फ और सिर्फ पुअर मेंटेनेंस के चलते हुई। ठीक है, इसलिए ये इंस्पेक्टर का काम होता है कि चीज़ों को अच्छे से इंस्पेक्ट करे, अच्छे से चीज़ों को देखे और जो है ऑडिट करे कि हाँ चीज़ें सही है या नहीं। अब जो है आते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं हम क्या, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद जो है हम लोग मेन टॉपिक पे आए हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये कौन से सन से चल रहा है, कौन से ईयर से चल रहा है? 1947, जिस समय देश आजाद हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ डिफिनीशन होते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है ना, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की यदि बात करें तो इसमें सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है कि कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ किसके किसके बीच में, इम्प्लॉई एंड इम्प्लॉयर या मैनेजमेंट कह ले, क्या, मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच जो भी डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए ये डिस्प्यूट एक्ट आया है। ठीक है, अब इसमें डिस्प्यूट कहाँ कहाँ किस लेवल पे होते हैं उसके लिए कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, लिखूंगा ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ बताऊंगा। पहला होता है, पहला यदि आप देखेंगे तो एवरेज पे। भाई जो काम करने वाला है, सबसे आजकल सारी लड़ाई तो 3 ही चीज की है, किसकी? पद की, पैसा की और प्रतिष्ठा की। प्रतिष्ठा एक वो जहर है जिसको कि आप प्रशंसा करके बड़े बड़े लोगों को आप चीट कर सकते हैं, बड़े बड़े लोगों को अपने अधीन कर सकते हैं। पैसा के लिए पूरी दुनिया मरी जा रही है। तो यही चीज़ है, एवरेज पे। जो काम करने वाला वर्कर है उसको सही टाइम से और सही सैलरी मिल रही है कि नहीं। कई बार सैलरी नहीं मिलती है तो दूसरा चीज़ होता है अवार्ड, उसको फैसिलिटी दे देते हैं। सैलरी कम है लेकिन उसको डायरेक्टर का पोस्ट दे दिए तो उसमें ही खुश रहता है कि चलो कोई बात नहीं, हमें अवार्ड तो मिल गया, बोनस तो मिल गया, है ना। एक तीसरा आता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो कंपनी का कह ले तो मालिक एक तरह से हो गया, ठीक है ना, या इंडस्ट्री के बिहाफ में जो बात कर रहा है, जो मैनेजमेंट का पर्सन है। इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि कोई भी ट्रेड या जो है इंडस्ट्री का मालिक। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो या ट्रेड हो, ट्रेडर हो या प्रोडक्शन फैसिलिटी हो, ठीक है ना, जहाँ पर
कि कम से कम 20+ लोग जो है काम करते हों, उसको इंडस्ट्री में काउंट किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच तो है ही, वर्कर टू वर्कर के बीच में भी, एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से लड़ गया, मैनेजर इंजीनियर से लड़ गया, तो वो भी एक इशू होता है, ठीक है ना। एक और आता है सस्पेंशन ऑफ वर्कमैन, किसी को आप सस्पेंड कर दिए तो वो अपने अधिकार के लिए डिस्प्यूट खड़ा कर सकता है कि भाई हमें क्यों सस्पेंड कर दिए, करना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। क्लोजर किसी का जो है रिकवरी है, किसी का लोन अमाउंट है, या किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है, उसको आप क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं। लॉकआउट क्या होता है कि जो है क्लोजिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट या सस्पेंशन ऑफ वर्क, किसी को किक आउट कर दिए और उसके जगह पे दूसरे को रख दिए। ग्रुप ऑफ पीपल को जब हम लोग बाहर करते हैं, कंपनी जब बाहर करती है तो उसको बोलती है लॉक आउट, ध्यान रखिएगा, लॉक आउट। और इसी का जो है एक होता है रिट्रेचमेंट। रिट्रेचमेंट क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय, टर्मिनेट कर दिया। अब जो है टर्मिनेशन कब होता है, ड्यू टू डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं, ठीक है ना। सेटलमेंट मतलब क्या होता है, कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग, ठीक है ना। या जो है राइटिंग में जो एग्रीमेंट होता है, एक स्टाम्प लगा देते हैं, कोई बोलते हैं ना कोई बातों में कि स्टाम्प पे लिख लो कि ये काम होगा, मतलब वही स्टाम्प पे लिख करके एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। और स्ट्राइक तो आप समझते ही हैं, ठीक है ना, वर्कर समझते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि सेटलमेंट जो होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, वो कैसे होता है। सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब डिस्प्यूट तो जो भी कारण था, मान लीजिए कि डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि डिस्प्यूट एक्ट ये नहीं जो है जा रहा है कि डिस्प्यूट कैसे हो गया। अब डिस्प्यूट हो गया, अब उसको क्या करना है, सेटल करना है, ठीक है ना। अब इसके लिए जो है सबसे पहला जो सेटलमेंट होता है, पहला होता है कमिटीज होते हैं, वर्किंग कमिटी होती है। क्या होती है, वर्किंग कमिटी होती है। वो बैठ करके दोनों के बीच बात करती है, ठीक है ना। ये वर्किंग कमेटी हर जगह पर एप्लीकेबल है, जहाँ भी 100 से ज़्यादा कामगार हैं, जहाँ भी 100 से ज़्यादा वर्कर हैं, तो उसमें क्या होता है कि वर्कर के तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और एक कंपनी के तरफ से कोई काउंसलर रहता है। वो दोनों बैठ करके और इन दोनों झगड़ा करने वालों से बात करते हैं, और बातचीत के माध्यम से चीज़ों को जो है सुलझा लेते हैं, आपस में कहानी खत्म हो गई। नहीं खत्म हो पाई तो दूसरा आता है कॉन्सिलेशन ऑफिसर। कॉन्सिलेशन ऑफिसर, ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर जो है कंपनी के तरफ से ना होता है और न ही एम्प्लॉय के तरफ से होता है। ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से एक आदमी नियुक्त होता है, जिसका कि झगड़ा करने वाला पार्टी ए और बी दोनों से कोई लेना देना नहीं रहता है, और ये एक फेयर डिसीजन देने की कोशिश करता है। लेकिन ये किसी के ऊपर जो है दबाव नहीं बनाता है। ये भी वही काम करता है जो वर्किंग कमेटी कर रही थी, लेकिन वर्किंग कमेटी में 4-5 लोग रहते हैं, और ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर एक्सपर्ट रहता है डिस्प्यूट का, लीगल का और साइकोलॉजी का, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर दोनों को समझाता है कि भाई आपस में झगड़ोगे तो दोनों को नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा, दोनों को भी समझाता है, आपका भी नुकसान होगा। किसी के झगड़ा से, लड़ाई से आज तक किसी का बेनिफिट नहीं हुआ। आप चले जाइए कोर्ट में कहीं भी, सिवाय तारीख के किसी को भी न्याय नहीं मिलता है। ये न्यायपालिका का नाम अन्यायपालिका रख देना चाहिए, क्योंकि न्याय तब मिलता है जब आदमी इस दुनिया से गुजर चुका होता है। आपस में ही सब चीज़ कहानी खत्म हो चुकी रहती है। यदि डिस्प्यूट खत्म नहीं हुआ तो चले आते हैं बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन ऑफिसर पे। क्या, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन। अब बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन की यदि बात करते हैं तो ये वही कॉन्सिलेशन ऑफिसर हैं, लेकिन यहाँ बोर्ड शब्द आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हो सकता है कि 2-4-5 लोग हैं। इसमें कहाँ से रहेगा, एक स्टेट गवर्नमेंट से आदमी रहेगा, ऑफिसर रहेगा,
स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा, एक कंपनी का भी हो सकता है, कोई लीगल एक एडवोकेट भी हो सकता है, कोई एक जज भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पैनल बन जाता है, ठीक है। और ये बात करते हैं किससे, जो दो विवादित लोग हैं ए और बी जो आपस में लड़ रहे हैं, या कंपनी और यूनियन के बीच, या कंपनी या वर्कर के बीच, ये कोशिश करते हैं कि बात करके कहानी खत्म कर दें। ये भी जो है मैं आपको बता दूं कि इनका मकसद जो है किसी के ऊपर दबाव बनाना नहीं है, बातचीत के माध्यम से ही, बातचीत के माध्यम से ही सुलझाने का प्रयास करते हैं। इससे भी नहीं समझे तो चले जाती है कहाँ, ये कितना नंबर था 3, और बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन से भी नहीं हुआ तो चौथा जो है ऑप्शन रहता है क्या, कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी। अब ये जो है एक कोर्ट, मतलब यह अब आ गया क्या, लीगल आ गया। ये गवर्नमेंट के थ्रू एक जो है बॉडी या बाय प्रॉपर नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू एक कोर्ट बैठती है, और वहां पर जो है जो भी कमिटी में जो भी जो है इधर लोग रहेंगे वो क्या रहते हैं, वेल क्वालिफाइड, चीज़ों को समझने वाले और इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं। और इधर ए और बी जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, अब ये कंपनी हो सकता है, ये वर्कर हो सकता है, ये यूनियन हो सकता है, ये कंपनी का मालिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ों को इंक्वायरी की जाती है कि भाई गलती एक्चुअल है किसका, सबूत इकट्ठा किया जाता है, उस सबूत के आधार पर थोड़ा बहुत पेनाल्टी एक दूसरे को लगा करके जो गलत हुआ उसको करके, और जो है चीज़ों को, मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। कई बार यहाँ भी नहीं सुलझता है, वर्कर को लगता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ये कंपनी के दबाव में ये लोग फैसला दे दिए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर आता है लेबर कोड। लेबर कोड, ये लेबर कोड काम क्या करती है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूट होती है। ये जो है एडजंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट फॉर एनी काइंड ऑफ मैटर, है ना। और जो है इसमें जो है जुडिशियल जो है एक्टिविटी शुरू हो जाती है, पूरी तरह से लिखा पढ़ी जुडिशियल स्टैंडिंग कमेटी भी इसको बोलते हैं कई बार। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे कि कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसमें चीज़ें लंबी खींच जाती है, लेकिन हाँ इसमें भी फैसला होता है। और ये प्रायः जो है लेबर के जो है फेवर में ही फैसला आता है, क्योंकि इसका नाम ही है लेबर कोर्ट। ये लेबर जो है अपना जा करके बात रख सकते हैं, भाई कंपनी ने हमें किस तरह से ह्यूमिलिएट किया है, किस तरह से हमारी सैलरी नहीं दे रही है, किस तरह से ग्रेजुएटी नहीं दे रही है, या वर्किंग आवर वहाँ ज़्यादा है, या वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है, जो भी शिकायत है वो काम वो कर सकती हैं, ठीक है। इससे भी काम नहीं बनता है तो और नेक्स्ट उपाय है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जो है बेसिकली ये भी स्टेट गवर्नमेंट का ही बॉडी है, ठीक ना। इसमें जो है बराबर की जो है भागीदारी होती है इंडस्ट्री वाले की और जो है गवर्नमेंट की, लेबर की। ये इसमें भी जो है ट्रिब्यूनल में जो है पूरी तरह से जो है लेबर कोर्ट में जिस तरह से जुडिशियरी एक्टिव थी, उसी तरह से यहाँ भी जुडिशियरी एक्टिव रहती है। और सेम काम जब यहाँ भी नहीं होता है, ये बेसिकली स्टेट लेवल पे होती है, और यही काम यदि सेंट्रल लेवल पे हम कर देते हैं, ठीक ना, ये जो है सेंट्रल लेवल पर कर देते हैं तो ये हो जाता है नेशनल ट्राइब्यूनल। इसमें आप कोई भी पक्ष रखें, फैसला देने वाला एक सिंगल जज होता है, एक आदमी रहता है, और इसका फैसला लास्ट होता है। इसके ऊपर अब फिर आप कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकते। इसने जो भी सही गलत फैसला सुनाया ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आता है, तो ये सब क्या था आपका, क्या था, ये सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट में ही जो है एक पार्ट आता है कि स्ट्राइक, और जो है एक पार्ट आता है कि स्ट्राइक्स एंड लॉक आउट, स्ट्राइक्स एंड
लॉकआउट। कई बार क्या होता है, आप देखते होंगे कि वर्कर या यूनियन वाले स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करने के चक्कर में कंपनी भी जो है बहुत लॉस उठाती है। कंपनी बात करती है, आपस में एक दूसरे से नेगोशिएट करते हैं और कहीं ना कहीं जा कर के बात बन जाती है। ये स्ट्राइक के पीछे की जो ट्रेड यूनियन की कहानी है, लेक्चर नंबर 69 में हमने बहुत डिटेल से बताए हैं, जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर। लेकिन कई बार क्या होता है कि बात करने के बाद भी बात नहीं बनती है, तो कंपनी कितने दिन तक, क्योंकि कंपनी क्या जो है वो तो प्रॉफिट के लिए बैठी है ना। कंपनी बंद हो गया तब तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और डिमांड और सप्लाई वाला भी मामला है, क्योंकि मान लीजिए कि इनके पास किसी कंपनी, कोई XYZ कंपनी है, इसके पास 50 वर्कर हैं। अब ये जो है ये 50 वर्कर में 25 मान ही नहीं रहे, बात ही नहीं मान रहे। कंपनी क्या करती है, लॉक आउट, मतलब पूरे 25 लोगों को किक आउट कर देती है। इसको सही नाम होना चाहिए किक आउट, लात मार के भगा देती है और 25 नए लोगों को लेकर के आती है। अब नए लोग आ गए, उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाना है, उनको नौकरी चाहिए, ठीक है ना, तो अच्छे से काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक लिमिट तक ही कंपनी भी बर्दाश्त करती है। तो एम्प्लॉय का अपना अधिकार है, बात सही है, लेकिन अधिकार के जगह पर जिम्मेदार होना भी उतना ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप स्ट्राइक कर लिए और कंपनी को कोई बड़ा नुकसान हो गया, कोई बड़ा नुकसान हो गया तो कंपनी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, किक आउट कर देती है। उसी को यदि सही भाषा में बात करें तो लॉक आउट नाम दिया जाता है, नहीं तो हमारे भाषा में आप बात करें तो किक आउट, ठीक है। उसके बाद जो है इसी में पेनाल्टी भी लगाते हैं। कोई इलीगल स्ट्राइक कर लिया, ठीक है ना, इलीगल स्ट्राइक कोई कर लिया, ठीक है ना, तो इलीगल स्ट्राइक कर लिया, या कंपनी जो है इलीगल तरीके से किसी को लॉक आउट कर देती है, मतलब लात मार देती है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है, मतलब इलीगल स्ट्राइक है तो इनके ऊपर भी पेनाल्टी लग सकता है। और ये इलीगल, ठीक है ना, इलीगल जो है वो करते हैं, क्या बोलते हैं, किसी को सस्पेंड कर देते हैं, भगा देते हैं, या पर्सनल कोई खुन्नस, कोई मैनेजर है, कोई वर्कर है, मैनेजर ने वर्कर से ट्यूनिंग नहीं बन रही है तो उसको भगा दिया, तो ये सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। एक दूसरे को आप क्लेम कर सकते हो, ये भी डिस्प्यूट एक्ट में ही आता है, इसका भी समाधान डिस्प्यूट एक्ट से ही मिलता है। उसके बाद आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन का ले ऑफ करें, कंपनसेशन, ले ऑफ और रिट्रेचमेंट, एंड और की जगह एंड लगा लीजिए, तो रिट्रेचमेंट। अब ये बोलिएगा सर क्या होता है कंपनसेशन, ले ऑफ। अब अभी बताए थे कि कोई भी एम्प्लॉय यदि 1 साल से ज़्यादा काम किया है कंपनी में, तो सारे अधिकार को 1 साल तक वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एडहॉक बोलते हैं, या प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। प्रोबेशन पीरियड में जब तक है तब तक जो है आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जब एक बार काम कर लिया 1 साल तक, तब वो हो जाता है रेगुलर एम्प्लॉय, ठीक है ना, ठेका वाला नहीं रहा, वो क्या हो गया, रेगुलर एम्प्लॉय। रेगुलर एम्प्लॉय की जो भी अधिकार है, चाहे वो सैलरी वाला बात हो, या अलाउंसेस वाली बात हो, या सुविधा हो, फैसिलिटी हो, उसको सब मिलना ही मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो फिर वो दिक्कत क्रिएट करेगा, वो उसका अधिकार है। और रिट्रेचमेंट क्या होता है, रिट्रेचमेंट मतलब चीज़ों को आप जो है विद इन द पीरियड, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ रिट्रेचमेंट, ठीक है ना, दैट मीन्स कंपनसेशन व्हिच शैल बी इक्विवेलेंट टू 15 days एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपका कंपनसेशन है विद इन ए टाइम पीरियड इट शुड बी, ठीक है, उसको कैटेगराइज होना चाहिए, उसको वो फैसिलिटी मिलना चाहिए, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एक लास्ट में टर्म आता है क्लोजिंग डाउन एंड अंडरटेकिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग डाउन, ठीक है ना, द अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बेसिकली होता क्या है कि दो लोगों के बीच डिस्प्यूट था, तो ये बहुत जरूरी है कि दोनों से अंडरटेकिंग ले लें कि हाँ हमारे बीच का जो भी झगड़ा फसाद जो भी था वो सॉल्व हो गया। कंपनी भी लिख करके दे देगी, वर्कर भी लिख करके दे देगा। नहीं होगा तो क्या होगा
कि फिर बाद में कभी भी ये हो जाएंगे कि भाई हमारी झगड़ा थी, चली तो रही है, खत्म कहाँ हुई है। तो जिसको एनओसी बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, दोनों को मिल जाए कि हाँ इनका झगड़ा अब परमानेंट खत्म हो गया, नहीं तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलते ही रह जाता है। ठीक है, तो ये था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट बट इम्पोर्टेंट है, क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्री एक्ट भी जो है आज़ादी के समय ही बना था, फैक्ट्री एक्ट। अब देखिए, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बना और ये फैक्ट्री एक्ट बना 1948 में। इसके पीछे जो है रीजन क्या था, रीजन ये था कि बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, ये जो है एक्ट जो है जम्मू कश्मीर में नहीं लगता है, नहीं लगता था। अब तो धारा 370 खत्म हो गए, तब यही इंडस्ट्रियल एक्ट लगेगा। ठीक है, एक्ट क्या होता है, इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री जो लोग समझते हैं उनको लगता है कि बड़ा सा चीज है, कोई बड़ा सा चीज है, लेकिन हकीकत क्या है कि जब 20, 15, 25 लोग, 50 लोग काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री। ठीक ना, फैक्ट्री में कुछ टर्म्स होते हैं जो जानना आपको जरूरी है। पहला क्या टर्म्स होता है कि उसमें जो है आप जो भी वर्कर काम कर रहा है वह एडल्ट हो। एडल्ट मतलब, एडल्ट का मतलब क्या है कि अबव 18 ईयर्स। यदि 18 ईयर्स से कम है तो उसको बोलते हैं एडोलसेंट, एडोलसेंट। और यदि 18 से ऊपर और 15 के बीच में, माने 15 से 18 के बीच में, और ये 18 से एबव है तो एडल्ट हो गया, 15 से 18 के बीच में कुंवारा, और जब 15 से कम होगा तो उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड। तो कंपनी में कोई बच्चा काम नहीं कर रहा हो। ठीक ना, पावर मतलब किसी के ऊपर भी जो है, एक तो होती है पावर, मतलब किसी को पावर दे दिए, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक ना, मैकेनिकल पावर, ठीक ना, दैट मीन्स की फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक ना, एक होता है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या होता है, कोई भी हेवी पार्ट विच इज मूविंग इन इंडस्ट्री, चाहे डीजल इंजन के अंदर आप देखिए कितने सारे पार्ट्स मूव करते हैं, टरबाइन के अंदर पेट्रोल इंजन है, तो मूविंग पार्ट्स को ही क्या बोलते हैं, प्राइम मूवर्स बोलते हैं, जो हेवी हो। ट्रांसमिशन मशीनरी क्या है, आप जो है ये लेक्चर देखने के पहले कभी इंडस्ट्री में गए होंगे, या लेक्चर देखने के बाद जब मौका लगे तो किसी इंडस्ट्री में जाइए, या किसी इंडस्ट्री का वीडियो जरूर देखिए यूट्यूब से। यूट्यूब बहुत अच्छा चीज़ है यदि आप इसका सही उपयोग करते हैं तो। ट्रांसमिशन मशीनरी का मतलब क्या होता है, जो पावर ट्रांसमिट करता है, जैसे साफ्ट है, साफ्ट एक जगह से दूसरी जगह पावर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। व्हील है, ठीक ना, कप पुली है, पुली है, ठीक है, क्लच है, ड्राइविंग शाफ्ट है, दीज आर कॉल्ड पावर ट्रांसमिशन यूनिट, इसी को ट्रांसमिशन मशीनरी भी बोलते हैं। और पांचवा और लास्ट क्या है, मशीन है। कोई भी मशीन, मतलब चाहे वो मैनुअल मशीन हो या ऑटोमेटिक मशीन हो, जो है वो मैनुअल मशीन हो या ऑटोमेटिक मशीन हो, दोनों मशीन होता है। अब ये मशीन जो है आपका मैनुअल भी हो सकता है और ऑटोमेटिक भी हो सकता है। आजकल इंडस्ट्री में आपको बहुत सारा ऑटोमेटिक मशीन भी देखने मिलता है, क्योंकि ऑटोमेशन का युग है। तो दीज आर द टर्म्स विच आर बीइंग डिफाइंड इन इंडस्ट्री और फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टर्म आता है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्योंकि इंडस्ट्री, फैक्ट्री का मतलब क्या होता है कि वहाँ कुछ बन रहा हो, प्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, वो क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है दैट मीन्स कि किसी प्रोसेस के थ्रू, ये आपका क्या हो गया, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है, जैसे यहाँ पे रॉ मटेरियल में गेहूं आया, और जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या हो गया, आटा हो गया। तो ये क्या हो गया, इनपुट, और ये क्या हो गया, आउटपुट। अरे बात समझ में। और इसके बीच में क्या हुआ आपका,
प्रोसेस, इसके बीच में क्या हुआ, प्रोसेस। और प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए, प्रोसेसिंग मशीन। जैसे अभी आटा का एग्जांपल दिए तो वो क्या हो गया आपका प्रोसेसिंग मशीन, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग मशीन, ठीक है। तो इसमें सब टर्म्स आते हैं कि मेकिंग, चेंजिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, आयलिंग, क्लीनिंग, ब्रेकअप आयल या ब्रेकिंग अप, डिमोलिशिंग, पंपिंग आयल, वाटर, सीवेज मैटर, ये सब टर्म हैं। बहुत सारे टर्म्स आते हैं। जैसे आप घर बनाते हैं, मान लीजिए कि बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें क्या टर्म आता है, कंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे जो है मटेरियल्स होंगे। मटेरियल कौन कौन से होते हैं आप देखिए, क्योंकि ये एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए। ब्रिक्स होते हैं, वाटर होंगे, ठीक है ना, और आपके सीमेंट होगा, ठीक है ना, रेत होगा जिसको सैंड आप बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मटेरियल्स हैं, ठीक है ना। फिर बनाने वाला वर्कर भी होगा, इंजीनियर भी होगा, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी होगी, किस तरीके से आपको बना रहा है, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टूल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है आपका टर्म आता है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, इम्पोर्टेंट टर्म जो आता है वह क्या है, आपकी वर्कर, ठीक है ना। ये वर्कर कैसा है, किस तरह का है, ठीक है ना, ये पूरा तरह से स्किल्ड है या नहीं। किसी को किसी काम में थोड़ी लगा देंगे, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। और एक लास्ट टर्म आता है मैनेजमेंट या ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री या फैक्ट्री का मालिक, जो भी आप बोल लें, ठीक है ना। स्किल्ड है तो ठीक है, नहीं तो इसको ट्रेनिंग दिए बिना आप काम नहीं करा सकते हैं। ये फैक्ट्री एक्ट कहता है कि जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉय आता है उसको सबसे पहले आप क्या कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए। इसके बाद जो है फैक्ट्री एक्ट में आता है लाइसेंसिंग। लाइसेंस के बिना आप फैक्ट्री नहीं चला सकते। लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप क्या वहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोडक्शन में जो चीज़ें लीगल हो, ठीक है ना, इलीगल चीज़ों को आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। और जो है आप कीमत जो है एमआरपी जो भी आप रखना चाहते हैं वो भी गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हो। तो ये सब चीज़ें जो है रजिस्ट्रेशन में और लीगल में चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। फिर ये भी आपके यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं उनका नोटिस ऑफ ऑक्यूपेशन बोलते हैं, नोटिस फॉर ऑक्यूपेशन। नोटिस फॉर ऑक्यूपेशन में जो है आपको जो है फैक्ट्री किसके नाम से है, ठीक है ना, जो भी आप प्रेमाइसेस लिए हैं, ठीक है ना, वो किसके ज़मीन है, ठीक है ना, वहाँ पे लोकल बॉडी क्या चाहती है, ठीक है ना, वो सब चीज़ आपके पास जो है गवर्नमेंट के पास आपका होना चाहिए, ठीक है ना। ने प्रेमाइसेस का पूरा एड्रेस का जो है गवर्नमेंट के पास हो, कि ताकि कोई घटना दुर्घटना होती है, कोई वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर जितने भी हैं, उनका भी जो है आप बगल के कलेक्ट्रेट में या इंडस्ट्रियल जो है हेड ऑफिस होता है, जो है डीओ होते हैं, वहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। कौन से टाइप के प्रोडक्ट आप बनाते हैं, ठीक है ना, कहाँ से रॉ मटेरियल बनाते हैं, आपसे कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, आपके चीफ इंस्पेक्टर कौन हैं, ये सारी चीज़ें आपको किसको बताना है, वहाँ पर जो भी लीगल ऑफिस है या गवर्नमेंट सीधा सा हम बात करें वहाँ बताना है, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आता है फैक्ट्री एक्ट में ही, कि फैक्ट्री आप चला रहे हैं, फैक्ट्री एक्ट बहुत अच्छी बात है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका हेल्थ इश्यूज, गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सख्त रहती है, ठीक है ना। सबसे पहला इसमें हेल्थ में इशू में आता है कि आपका वर्किंग कंडीशन जो है क्लीन हो, नीट एंड क्लीन, हाइजीनिक हो, ठीक है ना, हाइजीनिक कंडीशन हो, वर्किंग कंडीशन, ठीक ना। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जो है आपका प्रॉपर हो। ऐसा तो नहीं कि फैक्ट्री से निकाले और रोड पर फेंक दिए, या बगल में कोई नदी है तो उसमें डाल दिए,
जैसा कि कानपुर में पहले बहुत होता था, गंगा जी के किनारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज थे, वो सब कचरा क्या है गंगा जी में डाल दिया करते थे। इंडस्ट्री के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं, वेंटिलेशन अब प्रॉपर है कि नहीं, टेम्परेचर मेंटेन रहता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ऊपर में टीन टपरी है और गर्मी के दिन में टू मच गर्मी हो, ठीक ना, डस्ट एंड फ्यूम्स जो है, डस्ट बहुत उड़ रहा हो या धुआं जो है बाहर जाने की कोई जो है रास्ता ना हो, या एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ हो, ठीक ना। दीज आर दी कंफर्ट कंडीशन। जब सामने वाला हेल्दी नहीं रहेगा तो क्या काम करेगा, खाक काम करेगा, ठीक ना। जो है ह्यूमिडिफिकेशन जो है, ह्यूमिडिटी भी देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी जो है मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्किन को अफेक्ट करता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, डिहाइड्रेशन की बीमारी हो जाती है, ठीक ना। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओवर क्राउडिंग तो नहीं हो रही है कहीं इंडस्ट्री में, ये भी देखना है। मशीन चल रही है, ओवर क्राउडिंग है और उसी में जो है मशीन में कोई एक्सीडेंट हो गया, चाहे कुछ हो गया, तो उस तरह से जो है, या क्रेन वगैरह चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर लाइटिंग है कि नहीं, प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कैसे काम चलेगा। सामने वाला काम करने आया है, अपना हेल्थ खराब करने थोड़े ही आया है, ठीक ना। ये बहुत ज़रूरी है कि जो है वो काम जो वर्कर कर रहा है उसके हेल्थ पे कोई भी बैड इफेक्ट ना आए। ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और फैक्ट्री की भी जिम्मेदारी है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने आप में, यदि आपको सही बताएं तो, ठीक है। लाइटिंग, और इसके अलावा जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ठीक है ना, और जो है बाथरूम वगैरह जो है। और आजकल जो है गुटखा लोग बहुत खाते हैं, तो गुटखा खाने वाले लोगों के लिए भी जो है स्पिटून्स जो है जगह जगह डब्बा रखना बहुत ज़रूरी है। गुटखा का मतलब समझते हैं ना, गु धन टका, गु धन टका, टका मतलब होता है रुपया। जिस चीज़ को नाम लेने में छी आती है उसको लोग रुपया दे के खरीदते हैं और दिन भर उसको मुंह में लिए रहते हैं। तो यदि आप भी खाते हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। तो एक तो फैक्ट्री एक्ट में हेल्थ वाला इशू आ गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है सेफ्टी। सेफ्टी स्टैंडर्ड कैसा है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में सबसे पहले आता है कि जो भी काम हो रहा है मशीन पर उसकी प्रॉपर फेंसिंग हो, ठीक है ना। उसकी चाहे फ्लाई व्हील हो, चाहे कोई जो है स्टॉक हो या लेथ मशीन हो, या कोई भी, खास करके जहाँ पर कोई एक्सीडेंट की संभावना है वहाँ पर सेफ गार्ड हो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। फिर जो है काम करने के जो है ट्रेनिंग, पर्टिकुलर ट्रेनिंग टू वर्कर। ज़्यादातर जो है एक्सीडेंट जो देखा जाता है ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिलती है, इस चलते ही जो है एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। क्या, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की जो है वो, क्योंकि यंग लोग क्या है फैक्ट्री में अच्छे से काम कर पाते हैं। बुजुर्ग लोग जिनका शरीर साथ नहीं देता है तो घटना घटती है, ठीक है। फिर जो आपका बहुत सारा होइस्ट एंड लिफ्ट्स लगे होते हैं, क्रेन्स लगे होते हैं, ठीक है ना, ये सब का मरम्मत टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है। लिफ्टिंग मशीन है, चेन है, रोप है, ये सब बहुत ज़रूरी। खास करके प्रेशर प्लांट की जब बात करते हैं तो ये भी बहुत खतरनाक होता है, इनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड मेजर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्टेयर पे जो है प्रॉपर लाइटिंग हो, स्टेयर चढ़ने लायक हो, ठीक है ना, एक्सेसिबल हो, ठीक है ना, पैर ना फिसले, ठीक है ना, पीठ हो, संप हो, ओपनिंग फ्लोर हो, ठीक है ना, कभी इमरजेंसी डोर हो, ठीक है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी
डोर लगी हो, ठीक है ना। कोई वर्कर जो एक्सेसिव वेट ना उठाए, प्रोटेक्शन ऑफ आईज की सुविधा हो, प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, डस्ट, ये सब आ जाए, कोई इन्फ्लेमेबल गैस आ जाए, आग लग जाए, ठीक है ना, फायर सेफ्टी का सुविधा हो, ठीक है ना। तो ये सब जो है फैक्ट्री एक्ट में आते हैं, ठीक ना। इसके अलावा जो है कुछ वेलफेयर फैसिलिटी जो है कंपनी एक्ट में आते हैं। वेलफेयर फैसिलिटी, वेलफेयर फैसिलिटी में सबसे पहले आता है कि वॉशिंग फैसिलिटी, हाथ धोने की, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब जो है फैसिलिटी जो है बैठने की सुविधा हो, ठीक है ना, सीटिंग, और ये ड्रिंकिंग तो हमने आपको बता ही दिया, पानी पीने की सुविधा हो, टॉयलेट्स हो प्रॉपर, ठीक है ना। ये सब बहुत इमरजेंसी है। फर्स्ट एड जो है हो, फर्स्ट एड हो, ठीक है ना, कैंटीन की सुविधा हो, कितने जितना आप सोच सकते हैं आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। रेस्ट रूम हो, लंच रूम हो, क्रेचेज हो, मतलब कि जहाँ भी क्रेचेज मतलब जैसे आपको क्या बताएं, गर्ल्स कॉमन रूम जो होता है उसी का जो है वहाँ पर भी है, ठीक है ना, कि जहाँ भी लेडीज लोग काम करती हैं, खास करके जहाँ पर 50 से ज़्यादा वर्कर काम करते हों, तो वहाँ पर एक रूम होना चाहिए फॉर द चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 6 ईयर ऑफ सच वोमेन, कि यदि उनके बच्चे आते हैं तो वहाँ पर वो बैठ सकें। या कई बार लेडीज़ क्या होती है कि अपने बच्चों को लेकर के आती हैं और वहीं पर सुला देती हैं दूध पिला करके, तो फीडिंग करनी है तो उसके लिए भी तो हर जगह तो कोई माँ अपने बच्चों को फीडिंग नहीं करा सकती है ना। तो ये सारी सुविधा होनी चाहिए, सैनिटरी कंडीशन अच्छा होना चाहिए। वहाँ पर कंपनी में यदि 500 से ज़्यादा वर्कर हैं तो एक वेलफेयर ऑफिसर हो, वेलफेयर ऑफिसर हो। जैसे मैं भी अपने कॉलेज में वेलफेयर ऑफिसर रहा हूँ, तो वे जो वेलफेयर ऑफिसर था वो कौन सा, स्टूडेंट वेलफेयर था, बच्चों की। अब जो कंपनी में होगा वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, एम्प्लॉय का सोचेगा। उसी तरह से वेलफेयर फैसिलिटी के साथ ही जो है वर्किंग आवर्स की बात आती है, कितने घंटा काम करना है, ठीक है ना। तो काम का भी एक लिमिट है, ठीक है ना। वर्किंग आवर्स की आप एक वीक में कितना काम करना चाहते हैं, कितना काम कर सकता है इंसान। हॉलीडे की ज़रूरत पड़ती है बीच बीच में। संडे क्यों हॉलीडे देते हैं, रेगुलर काम करेगा तो पगला ही जाएगा वो। कंपनसेटरी हॉलीडे, ठीक है ना, बीच में कोई पर्व त्यौहार आ गया, वो अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा तो एंजॉय कर ले, ठीक है ना। ये सारी सुविधा देना अति आवश्यक है। नहीं देंगे सुविधा तो क्या काम करेगा, खा काम करेगा। ये प्रॉपर हॉलीडे हो, डेली जो काम कर रहा है उसको डेली आवर्स फिक्स कीजिए, 8 घंटा 6 घंटा, ठीक है ना। अब कुछ एम्प्लॉय होता है जो एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, तो इसके लिए एवज में आप उसको क्या एक्स्ट्रा ओवर टाइम देते हैं, उसको एक्स्ट्रा क्या फैसिलिटी देते हैं, ये आपको सोचना है, ठीक है ना। तो वर्किंग आवर्स एक्स्ट्रा हो गया। उसके बाद जो है डबल एम्प्लॉयमेंट, कुछ आप देखे होंगे, ऐसा बहुत देखने मिलता है कि जो है कुछ वर्कर होते हैं, खास करके सिक्योरिटी गार्ड वाले, आप देखे होंगे। मैं आपको लाइव एग्जांपल देते हैं। ये डबल वर्किंग टाइम है, दिन में कहीं ड्यूटी करते हैं, रात में कहीं ड्यूटी करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कोई आदमी 24 घंटा तो काम कर नहीं सकता, और कर रहा है, इसका मतलब कि दिन में सो लेता होगा कहीं ना कहीं, तो काम के साथ तो चीटिंग कर किया। तो वो जो है आपको ध्यान देना चाहिए कि किसी के साथ जो है न्याय करने के चक्कर में, ऐसा तो नहीं कि वो पैसा कमाने के लिए अपने हेल्थ के साथ जो है वो कर रहा है, ठीक है ना। और एडल्ट वर्कर को ही रखें, एडोलसेंट और चाइल्ड के जो है न रखें। एम्प्लॉयमेंट जो है हमेशा किसको दें, यंग पर्सन को। ये सब जो है फैक्ट्री एक्ट में है, यंग पर्सन को ही एम्प्लॉयमेंट देनी है, ऐसा नहीं कि जो है किसी को भी दे दे। इसीलिए यंग पर्सन में भी सर्टिफिकेट ऑफ जो है ऑफ फिटनेस जरूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, सामने वाला फिट है कि नहीं, है ना। यदि कोई बाल कलाकार है, अब बोलेंगे सर बाल कलाकार तो जो है छोटे छोटे बच्चे ही काम करते हैं, तो इनका भी वर्किंग कंडीशन और वर्किंग आवर
बहुत ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो इनका बचपना तो छीन ही गया, क्योंकि बेचारे जिस हाथ में गुल्ली डंडा होना चाहिए था, जिस हाथ में पेंसिल और पेन होना चाहिए था, उस जो है उम्र में ये कुछ कलाकारी कर रहे हैं, अर्थात कहीं ना कहीं पैसा कमा रहे हैं, तो इनका बचपना तो गया, बचा क्या जवानी। तो ऐसा ना कोई बीमारी पकड़ ले कि जवानी भी चले जाए, सीधा बुढ़ापा आ जाए, जवानी बाईपास हो जाए, क्योंकि ऐसा भी देखने मिलता है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि जब हम बच्चों से काम लेते हैं तो बच्चों वाला भी माहौल उसको दे कि उसकी बचपना न छीन पाए। बहुत सारे देशों में तो नियम है कि आप बाल कलाकार से भी कलाकारी नहीं करा सकते हैं, आप काम नहीं ले सकते हैं, नियम में, ठीक है ना। उसके बाद यदि कोई चाइल्ड काम कर रहा है तो आप गवर्नमेंट को नोटिफाई कीजिए, उसका भी फिटनेस लीजिए, ठीक है ना। तो दीज आर दी थिंग्स विच आर वेरी मच इसेंशियल इन फैक्ट्री एक्ट। जो फैक्ट्री एक्ट की बात कर रहे थे, अब जाते जाते थोड़ा सा और स्पेशल कुछ प्रोविजन है वो आपको हम बता दें कि क्या है। स्पेशल प्रोविजन, अब स्पेशल प्रोविजन क्या है दोस्तों? स्पेशल प्रोविजन में सबसे पहला तो ये है कि कोई भी डेंजरस जो है ऑपरेशन है, डेंजरस काम है कंपनी में, तो उसके लिए स्पेशल मतलब उसका सबसे पहले काम है आपका कि जो है जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होने वाला है, वहाँ पे कोई आदमी काम कर रहा है, तो उसके लिए ध्यान दीजिए कि एंटी इंजेक्शन उसको लगा है कि नहीं। जैसे कुत्तों के साथ जो काम करते हैं उनको कुत्तों ना रेबीज वाला इंजेक्शन देकर रखते हैं कि नहीं, ताकि उसके हेल्थ को कोई खराबी ना हो। ये जो है एंटी रेबीज वाला जो है वो दे करके रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। या उसको इंश्योरेंस करा लें, क्योंकि कोई हादसा हो जाता है तो उसके फैमिली तो इंश्योर्ड रहेगी, कम से कम उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, ठीक ना, जैसे एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, उसकी फैमिली का क्या होगा, उसका क्या होगा, कंपनी सुविधा दे रही है कि नहीं। तो एक कंपनी की जिम्मेदारी है कि कोई भी जो है फिजिकल इंजरी होती है तो कंपनी पूरी तरह से जिम्मेदार है, ठीक है। ये स्पेशल प्रोविजन है। स्पेशल प्रोविजन में ही आता है डीजीज। आप फैक्ट्री के मालिक हैं और आपके यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है और उसको कोई बीमारी होती है जो फैक्ट्री में काम करने के कारण हुई, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पेनाल्टी ही देना पड़ेगा और इस डिजीज का पूरा उपचार कराना पड़ेगा, जो है आपको मेडिकल फैसिलिटी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, पूरे लाइफ लॉन्ग, ठीक है ना। कोई भी कंट्रावेंशन होता है, कोई भी प्रोविजन होता है, कोई भी जो है जो नियम कानून है फैक्ट्री एक्ट के जितने भी नियम कानून अभी हमने बताया, उसमें कोई भी यदि आपका मतलब क्या कहें मतलब दखलंदाजी नहीं, नज़रअंदाजी, मतलब जो करना चाहिए और फैक्ट्री नहीं कर रहा है, कंपनी का मालिक वो नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर पेनाल्टी गवर्नमेंट लगा सकती है और आए दिन पेनाल्टी लगता ही है, ठीक है ना। और कोई भी कंपनी का मालिक हो, कोई भी मालिक हो, आप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जो वर्कर्स होता है, वर्कर और मालिक दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं ना। मालिक के बिना वर्कर का काम चलना है, क्योंकि इनकी औकात नहीं है, ये तो भिखारी है बेचारे, नौकर हैं, नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करने वाला क्या मतलब? नौकर। नौकरी मतलब शूद्र, श्रमिक, श्रमजीवी जिसको बोलते हैं। ये लोग क्या है? श्रमजीवी हैं, मेहनत करके दो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मेहनत कहाँ करेंगे? कंपनी में। और कंपनी का जो मालिक है, जो कंपनी का मालिक है, जो सेठ है, उसको भी इनकी जरूरत है। दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकते। नहीं तो ये मालिक क्यों है? क्योंकि फैक्ट्री बैठा, आप फैक्ट्री में काम करने वाला कोई आदमी नहीं होगा तो ये करेगा क्या? इसलिए दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। हिंदी में कहें तो दोनों को एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, एहसान मंद होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को थैंक यू बोलना चाहिए,
इसको ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हम इनको नौकरी दिए हैं, और इनको भी घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे बिना इनका काम नहीं चलेगा। भाई आप नहीं जाएंगे, आपके जैसे इस देश नौकरों का देश है, भारत खास करके नौकर लोगों का देश है। हम हो, आप हो या कोई भी, 90% यहाँ पे तो वर्कर ही हैं, काम करने वाले लोग हैं। तो ये नौकर हुए, श्रमजीवी हैं, श्रमिक वर्ग हैं, ठीक ना। तो ये श्रमिक वर्ग जो है, अब जरूरत तो उनको कम की है और लोग बहुत सारे बैठे हैं। एक कंपनी है कोई, ठीक ना, इनको जरूरत है 40 लोगों को, अब बाहर में 400 लोग खड़े हैं नौकरी के लिए, ठीक ना। तो ये जो मालिक है, मालिक से हमें ज़्यादा ज़रूरत है। हम जहाँ भी नौकरी करते हैं अपना 100% कंपनी को दें, ताकि कंपनी ग्रोथ करे, कंपनी डेवलप करे। कंपनी के डेवलपमेंट में ही हमारी भी डेवलपमेंट छिपी हुई है। तो आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया। कई लोग मिलते हैं तो बोलते हैं कि सर हमें तो पैसा कम मिलता है। नहीं, कम नहीं मिलता है। यदि 10,000 रुपये आपको मिलता है महीने का, तो आप 15,000 का काम करके दीजिए। हमेशा कंपनी को आप ज़्यादा दीजिए, तो अल्टीमेटली ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना, ऊपर वाला भी देखता है, वो भी कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। इसलिए आइए अब लास्ट मोमेंट पे जो हम लोग पढ़े आज, इसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको बताया इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन, जिसमें कि इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस जो है हमने प्रोवाइड करने की बात कही है। ये नेसेसिटी क्यों है? ये पूरा का पूरा लेजिस्लेशन किस पे फोकस्ड है? लेबर लॉ पे, वर्कर्स के बेनिफिट के लिए। कंपनी का एक नियम है जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट है, किसके लिए? कि वहाँ के वर्कर को दिक्कत ना हो। इसमें हमने आपको ये लेबर लॉ के बहुत सारे कारण बताए कि कोई भी वर्कर परेशान ना हो, उसका हेल्थ खराब ना हो, उसको अच्छी सैलरी मिले, जॉब से अचानक निकाल ना दिया जाए, कोई एक्सीडेंट हो, कोई डिस्प्यूट हो तो उसको उसका भरपाई हो। इसके लिए बहुत सारे एक्ट हैं, लेकिन 2 मेन एक्ट हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ध्यान रखिएगा, डिस्प्यूट एक्ट 1947, और फैक्ट्री एक्ट जो है 1948। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों हमने बहुत डिटेल में आज हमने आपको समझाए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन बताए, जिसमें कि 4 मेन आपको सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस में क्या क्या होता है? सोशल वेलफेयर बताए, नेशनल इकोनॉमी बताए, इंटरनेशनल लॉ बताए। उसके बाद जो है हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और बॉयलर एक्ट के बारे में बताए। थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा हमने चर्चा नहीं किया। इस पर्टिकुलर इससे आप जुड़े हों तो गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे, और मुझे भी समय मिलेगा तो कभी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज ये आजकल कम ही पूछे जाते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जरूरी है, लेकिन जो उसके इलेक्ट्रिसिटी विभाग में काम करते हैं, विद्युत विभाग में जो काम करते हैं, उनके लिए सही है। सबसे इम्पोर्टेंट था अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो हमने आपको समझाया। इसमें हर एक्ट में कुछ टर्म्स होते हैं जिसको डिफाइन किया जाता है, तो वो हमने किया। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, वो भी हमने आपको बता दिए, ठीक है। ये पहले वर्किंग कमेटी समझाती है, उससे नहीं हुआ तो कंसिलेशन ऑफिसर आएगा, उससे नहीं हुआ तो बोर्ड ऑफ कंसिलेशन आएगा, उससे नहीं हुआ तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आएगी। फिर लेबर कोर्ट में जा सकता है आदमी, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जा सकता है, नेशनल ट्राइब्यूनल, इस तरह से। फिर स्ट्राइक और लॉक आउट के बारे में बताए। यदि कोई मतलब जो है इलीगल स्ट्राइक करता है या कंपनी किसी को जानबूझ के भगा देती है, तो उसके अगेंस्ट में भी नियम कानून है। फिर कंपनसेशन, कोई एक्सीडेंट होता है या कोई किसी का डेथ हो जाता है, तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार है कि उसको कुछ कंपनसेटरी बेनिफिट दे, खास करके फैमिली को। क्लोजिंग डाउन एंड अंडरटेकिंग में हमने आपको समझाया कि किसी भी 2 आदमी के बीच में विवाद है, तो जब विवाद सुलझ जाए तो दोनों से लिखवा लीजिए कि हाँ हमारा विवाद सुलझ गया, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो चलते ही रहता है, जैसे कोर्ट वगैरह में तारीख पे तारीख जैसे चलता है। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तरह ही क्या है, एक फैक्ट्री एक्ट 1948 है। इसमें बहुत सारे टर्म्स हमने आपको समझाए।
फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हमने आपको समझाया कि क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वर्कर क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। फिर लाइसेंस कैसे लेते हैं, लाइसेंस लेना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप गवर्नमेंट के अंडर रहे, अपना मनमानी कोई इंडस्ट्री न करे। तो बहुत सारे इंडस्ट्री वाले अपना मनमानी करते हैं, पहले तो खूब होता था, आजकल थोड़ा कम हो गया है। खास करके जब इंडस्ट्री कम थे और लोगों को रोजगार की ज़रूरत थी, लोग मजबूर थे काम करने के लिए। इसी में गुलामी प्रथा, दास प्रथा इसी समय तो शुरू हुआ था, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अंग्रेज लेकर के आए थे, तो क्यों? क्योंकि लोगों को नौकरी की ज़रूरत थी, ठीक है ना। अब नौकरी की ज़रूरत थी तो उनने इसका गलत फ़ायदा उठाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। हालत ये हो गई कि देश गुलाम बन करके रह गया, ठीक ना। तो ये सब जो है चीज़ें। फिर कोई भी कंपनी में, कोई भी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है तो उसके हेल्थ बेनिफिट कुछ मिल रहे हैं कि नहीं, हेल्थ के साथ कंपनी खिलवाड़ तो नहीं कर रही है, ये भी गवर्नमेंट जो है रूल्स रेगुलेशन बना करके रखी है। जो वर्कर काम कर रहा है वो 100% सेफ है कि नहीं, सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है। वेलफेयर फैसिलिटी क्या दे रही है कंपनी, ये भी है। और वर्किंग आवर में मतलब ऐसा तो नहीं कि कंपनी खूब पेल के काम ले रही है जिससे कि वर्कर की ऐसी तैसी हो रही है। कुछ वर्कर भी होते हैं जो लालच में ज़्यादा काम कर देते हैं, ओवर ड्यूटी कर देते हैं, और बाद में जो है जो 20 साल काम कर सकते थे वो 10 साल में भी टे बोल देते हैं और दुनिया से निकल लेते हैं। इसलिए दुनिया में दो चीज़ हमेशा नया है, समय और समय के साथ हो रहे परिवर्तन। तो इन दोनों को स्वीकार करते हुए थोड़ा भगवान का भी भजन कर लिया कीजिएगा, क्योंकि असली आनंद, असली सुख उसी में है। ये तो इंडस्ट्री में काम करके ये सब क्या है, रोजी रोटी पेट पालने वाले तरीके। आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जस्ट 71 में इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन का ही जो है टॉपिक रहेगा, जिसका नाम रहेगा आपका वेज एक्ट, ठीक है ना। वेज एक्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें जो है पेमेंट ऑफ वेजेज, पेमेंट ऑफ सैलरी की बात करेंगे, वेज प्लान क्या होता है, ये सब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। विश यू ऑल दी